सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। हमारे मुल्क की सियासत में एक चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है, बल्कि अगर मैं कह दूं सबसे ज़्यादा अहम है तो गलत नहीं होगा। अब सोचें कि कौन सी चीज़ जिसका जिक्र वक्फे वक्फे से कोई ना कोई सियासतदान करता रहता है। आप सोचें क्या हो सकता है वो जो मैं पूछ रही हूँ। अवाम, मुल्क, सूबा, कौम, पार्लियामेंट? नहीं, वो है ये चीज़ जो अब आप साइड स्क्रीन पर देखेंगे। रज़ा चलाइएगा ताकि नाजरीन देखें। देखिए ज़रा, ये है बूट। बूट पहचानते हैं बूट को? ये बूट सियासतदानों की सियासत में शुरू दिन से बहुत इन रहा है। इस बूट पर कई इल्ज़ाम लगे, इस बूट को पॉलिश करने के बाकायदा ताने दिए जाते रहे, अक्सर दिए जाते रहे। इस बूट की अगर मैं बात करूं तो इस बूट को लेकर कई सियासतदान बहुत संजीदा रहे और मुतादिद बार इसी बूट पर तनकीद के नश्तर बरसा। कई बार इस बूट को साजिशी कहा गया, कभी इस बूट को इलेक्शन चोरी का जिम्मेदार भी करार दिया गया, कभी इस बूट पर किसी सियासतदान की पुश्तपनाही का इल्ज़ाम भी लगाया गया, तो कभी किसी सियासतदान पर इसी बूट को चाटने का इल्ज़ाम लगाया गया। ये देखा जाए तो भी एक बूट है, लेकिन सियासतदानों ने इस एक बूट के कई फ़ज़ाइल और कई हज़ार नुकसानात बता दी। अब ये भी हैरानी की बात कि कई फ़ज़ाइल और नुकसानात एक साथ। हर सियासतदान ने अपनी सियासी नाकामी का जिम्मेदार, ये बड़ा गहरा जुमला, गौर से सुनिएगा, हर सियासतदान ने अपनी सियासी नाकामी का जिम्मेदार इसी बूट को ठहराने की कोशिश की। जो सियासतदान कामयाब हो गया इंतखाबात में, उसकी कामयाबी के पीछे उसके मुखालिफिन ने इसी बूट को ठहराया। यानी एक बात तय है, जिसके पीछे ये बूट हो, सियासतदानों की नज़र में वही कामयाब तरीन शख्स है इस मुल्क का। आखिर इस बूट में ऐसा क्या है, ज़रा सोचिए। ये बूट क्यों इतना अहम है? इस बूट के पीछे कौन से राज छुपे हुए हैं, सीक्रेट्स? क्यों हर सियासतदान अपनी नाअहली को इसी बूट के पीछे छुपाने की बाकायदा कोशिश करता है? क्यों आए रोज़ इस बूट का तज़किरा हमारी सियासत में सुनने को मिलता है? असल में मैं बताती हूँ, असल में ये बूट है एक फ़ौजी का बूट, उस फ़ौजी का जो आज भी इस मुल्क के लिए सरहद पर सीना खड़ा है कि दुश्मन की पहली गोली वो अपने सीने पर खाए। ये बूट है उस सिपाही का जो सियाचिन की बुलंद तरीन बर्फानी पहाड़ियों में अपने घर से दूर, घर वालों से दूर, ये जानते हुए मौजूद है कि उसकी ज़िंदगी का हर दिन आखिरी दिन बन सकता है। ये बूट उस सिपाही का है जो समंदर की सरहदों की हिफाजत करने के लिए खड़ा है। ये बूट उस सिपाही का बूट है जो इस मुल्क की फ़ज़ाई हुदूद का मुहाफ़िज़ है। फिर इस बूट का सियासत में क्या काम? इस बूट पर सियासतदान क्यों तनकीद करते हैं? ये आप सब लोग सोच रहे होंगे, जानना भी चाहते होंगे। यस, बूट से सियासतदानों को, टू कट शॉर्ट इन सिंपल वर्ड्स, क्लियर बताऊंगी क्यों चिढ़ होती है, चिढ़ते हैं क्यों सियासतदान, इस बूट का जिक्र ही क्यों किया जाता है? सबसे बड़ा सवाल और अहम सवाल, और कहा जाए तो सिंपल सा सवाल, किसका जिक्र ही क्यों? इस बूट की सियासत में जो प्रेजेंस है उसका जिम्मेदार कौन है? इसकी मौजूदगी का जिम्मेदार? तो जवाब है सियासत करने वाला खुद, सियासतदान। सियासत करने वाला इस बूट को पकड़कर सियासत में आने वाले अवाम और सियासी रहनुमाओं के दरमियान जब खला बढ़ता है या बढ़ता चला जाता है, तो उस खला को मजबूरन ये बूट पूरा करता है, जो कि ये इस काम का नहीं है। ये एक इजाफी जिम्मेदारी समझ लें जो इस बूट को उठानी पड़ी। अब आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि हर काम किसी वजह से होता है, फिर क्यों तो जहन में आता है। क्यों? एक सादा सा सवाल, जिस शख्स पर पूरे घर का बोझ पहले से हो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, वो क्यों इजाफी बोझ अपने कंधों पर डालेगा? एक सवाल है ना। ये बूट पहनने वाला जानता है
कि उस पर पूरे मुल्क की सरहदों की हिफाजत की जिम्मेदारी है। उसको पल पल अपने दुश्मन की खबर रखनी है, अपने दुश्मन पर नजर रखनी है, हर पल सरहद पार से होने वाली दरअंदाजी को हर कीमत पर रोकना है, अपने मुल्क की सरहदों को महफूज से महफूज तरीन बनाना है। इसके बावजूद ये बूट पहनने वाला क्यों इस मुल्क की सियासत में दखल अंदाजी करेगा, ये है सवाल। क्योंकि इस मुल्क में सियासत करने वाला ही इस बूट को पहनने वालों के मिन्नतें तरले करते हैं। मिन्नतें तरले का मतलब समझते हैं तमाम लोग कि मिन्नतें क्या होती, तरले क्या होते हैं। वो मुल्क को इस हाल पर पहुंचा देता है कि इस बूट को पहनने वालों को मजबूरन दखल देना पड़ता है। कहा जाता है कि इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाए गए। हकीकत क्या है मैं बताती हूँ। हकीकत ये है कि इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाने के लिए कहा जाता रहा, ये क्यों कोई नहीं बताता। आधी बात क्यों करते हैं, पूरी करें ना। क्यों भी बताएं। इस मुल्क में हालात ऐसे पैदा किए गए, ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि फौज को आना पड़ा। फौज खुद नहीं आई, स्पेस दिया गया फौज को। हर मार्शल लॉ के लिए खुद सियासतदानों ने राह हमवार की या फिर मुल्क के अंदर ऐसा माहौल, ऐसे हालात पैदा किए जिसकी वजह से मार्शल लॉ लगाकर मुल्क को बचाया गया। तारीख है कि अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया, गलत लगा, जुर्म है, सुनते होंगे आप। लेकिन क्यों लगा ये कभी किसी ने सोचा? कोई दानिश्वर, कोई जमहूरियत पसंद उस मार्शल लॉ से पहले के हालात क्यों नहीं बताना पसंद करता? शर्म आती है बताते हुए? बताएं, हालात बताएं ना कि क्यों लगा मार्शल लॉ। सियासी सूरत हाल किस हद तक अबतर हो चुकी थी, ये क्यों नहीं बताया जाता? अगेन मैं कहूँगी कि शर्म आती बताते हुए बताएं ना कि क्या हुआ था और क्यों लगा मार्शल लॉ। ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया, उनको मार्शल लॉ लगाने की दावत आखिर किसने दी? उस किसका नाम भी बता दिया करे, कौन था वो? मुल्क में ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ से पहले के हालात क्या थे, वो हालात भी कोई बताना पसंद कर दिया करे कि क्यों लगा था मार्शल लॉ। क्यों जमहूरी सियासी अफराद और सबसे बड़ी बात ज़ियाउल हक जिसने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया, उनको मर्द मोमिन, मर्द हक कौन कहता रहा? वो कहता रहा जो आज इस मुल्क की जमहूरियत का अपने आप में कह लें कि सबसे बड़ा अलंबरदार बना बैठा है। याद आया किसकी बात कर रही हूँ? चले रजा क्लिप चलाइएगा, नाज़रीन को याद करवाते। आपने ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को मुस्तरद कर दिया, बेशक ठीक किया, हम भी करते हैं। लेकिन ज़ियाउल हक साहब का बूट पकड़कर सियासतदान बनने वाले शख्स को आप जमहूरियत का चैंपियन कहते हैं, उससे भी मुस्तरद करो ना। उसको भी जमहूरियत का दुश्मन कहो तो हिसाब बराबर हो जाए। ये क्या मुनाफिकत है कि जब चाहा बूट को पकड़कर सियासत में धकेल दिया और जब चाहा उसी बूट पर सियासत में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा दिया। ज़ियाउल हक के बेटे से ज़्यादा उनका सियासी वारिस तो नवाज शरीफ साहब ने खुद को साबित किया। नवाज शरीफ ने एक अरसे तक इसी बूट को पहनने वाले के नाम पर सियासत की। आज ये नवाज शरीफ मुकर के दिखाए मेरे सामने। सियासतदान को बूट पहनने वालों ने नहीं, बल्कि सियासतदानों ने बूट पहनने वालों को बदनाम किया। बूट पहनने वालों का हाथ एक सियासतदान ही पकड़कर उन्हें इक़्तिदार में लाया। मानो इस तल्ख हकीकत को, कबूल करो। गट्स नहीं है, कबूल करो ना, मानो हकीकत क्या है कि सियासतदान ने ही बूट पहनने वालों को सियासत में घसीटा, बाकायदा घसीटा। आए रोज टीवी पर कहते हो कि फौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, जबकि कहना ये चाहिए कि सियासतदानों को फौज को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। घसीटना, मैं लफ्ज़ बोल रही हूँ, ज़रा गौर कीजिए इस लफ्ज़ पे, घसीटा जाता है। फौज को सियासत से बाहर रखना सियासतदान का काम है। एक पुलिस का इदारा ले लेते हैं, आपके सिंध की पुलिस, आपकी पुलिस, ये दो इदारे आप सियासतदानों ने कितने मजबूत किया। आज मेरा आप तमाम जमहूरी सियासतदानों से सवाल है किसी के पास जवाब तो ज़रूर मुझे जवाब दीजिएगा। कितने गैर सियासी किए ये बता दें ये इदारे? कितने फ़ीसद इन इदारों में मेरिट पर भर्तियाँ की गई या फिर मेरिट के परखच्चे उड़ा दिया आप लोगों ने? ये कह दूँ तो गलत नहीं होगा। क्या पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस पर लोग एतमाद करते हैं? अब मेरा लोगों से सवाल है जो ऐसे नहीं चलेगा, देख रहे हैं बोल न्यूज़ देख रहे हैं, दिल पे हाथ रखिए। कितने फ़ीसद अवाम है जिसने अभी टीवी देख रही है जो एतबार करते हैं पुलिस पर, और क्यों नहीं करते? वजह सब लोग समझते हैं। सर्वे करवाएं, आप सर्वे करवाएं,
पता चल जाएगा परसेंटेज। आपके जमहूरियत का हाल ये है कि मॉडल टाउन सानहे के लवाहिकीन इंसाफ मांगते हैं तो किससे? चीफ जस्टिस से या फिर आर्मी चीफ से। सोचें, बड़ी गहरी बात है। क्यों? कभी सोचा? ये सोचने की बातें हैं, ये आप लोग सोचते नहीं हैं। ये किसकी नाकामी है? सोचें ज़रा, सियासत की या बूट पहनने वालों की? एक सियासतदान जो खालिस अवाम से वोट लेकर ऐवान में जाता है, अवाम के लिए, जमहूर से वोट लेकर जमहूरियत के नाम पर ऐवान में जाता है, और वो सबसे ज़्यादा अगर किसी को मायूस करता है, डिसअपॉइंट करता है, तो वो उसी जमहूर को जिससे वोट लेकर जाता है, अवाम को। एक सियासतदान को वोट इसलिए मिलते हैं कि वो मुल्क और कौम की खिदमत करे। एक सियासतदान को ये अवाम इसलिए मुंतखब करती है कि वो इस कौम के लिए कुछ बेहतर कर सके। ऑफ कोर्स ये रीज़न होती है ना, और क्या रीज़न होती है? क्यों आज तक कौम का एतमाद उसी सियासतदान पर पूरी तरह से बहाल नहीं हो सका? या मैं इस तरह पूछ लूँ कि इसमें गलती किसकी है? कह दें कि इसकी है, उसकी, उसकी है। अपने गिरेबानों में झांक के ना देखना, बेशर्मो। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मुल्क में एमरजेंसी नाफिज की। अब ज़रा सुनिएगा, नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा किया। अब मैं पूछूंगी, गलती किसकी थी? मुल्क के मौजूदा आर्मी चीफ को उसी की सरजमीन पर उतरने से रोक कौन रहा था? कौन रोक रहा था? बड़ा मासूम था जो रोक रहा था। मुल्क का सरबरा 1999 में आए रोज मीडिया पर खबरें चल रही थीं कि अनकरीब पाकिस्तान को डिफॉल्टर और दहशतगर्द मुल्क करार दिया जा रहा है। सिर्फ एक इदारे की बात कर लेते हैं जिसका नवाज शरीफ के दौर में दिवालिया निकल गया था। वो क्या था? स्टील मिल्स। उसने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ज़बरदस्त मुनाफा कमाया और तकरीबन 10 अरब रुपए से ज़्यादा स्टील मिल्स के अकाउंट्स में थे। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और सालाना 2 अरब रुपए मुनाफा कमाने लगी थी, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या लीडरशिप ऐसी होती है जो कौमी असासों को फ़रोख्त करके जान छुड़ाए और अवाम को कहती फिरे ये कौमी इदारे सफ़ेद हाथी हैं? लीडरशिप तो वो नहीं होती जो कौमी इदारों के वकार में इजाफा करके मेरिट अपनाए और गुंजाइश से ज़्यादा सियासी भर्ती शुदा अफराद को निकाल के बाहर करे। लीडरशिप तो फिर वो होती है ना, आइडियल। इसके बावजूद परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मुदाखलत नहीं की, उनको मौका दिया। ये जो शक्ल आपको साइड पे नज़र आ रही है, नवाज शरीफ साहब ने, बड़ा मासूम बंदा है, वाकई बड़ा ही मासूम होगा। उनको रास्ता किसने दिया? इस मासूम शख्स ने जिसका नाम है नवाज शरीफ। उनका जहाज़ हवा में मौलिक कर दिया, उनके जहाज़ को पाकिस्तान में उतरने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। क्या ये काबिल कबूल रवैया था एक मुल्क के वज़ीर आज़म का? और किस हक से कह रहे थे भाई साहब आप ये साजिशें कभी बताना पसंद करें? मुल्क का दिवालिया निकाल बैठे, कारगिल की जंग सियासी शिकस्त में तब्दील करवा बैठे, और फिर अपने ही मुल्क के आर्मी चीफ को मुल्क में आने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। किस हक से? पूछती हूँ मैं आज आपसे, किस हक से कर रहे थे साजिशें? आप लोग इस बूट को पकड़कर सियासत में लाते हैं, और अब जब ये बूट पहनने वाले किसी कीमत इस मुल्क की सियासत का हिस्सा बनने को तैयार नहीं हैं, तो कभी डॉन लीक्स, कभी मेमोगेट स्कैंडल, कभी डॉन लीक्स पार्ट 2 पार्ट्स में आता है। फिर एक पार्ट से इनको तो पार्ट 1, पार्ट 2, बस चलो तो पार्ट 3, पार्ट 4, ये सिलसिला जारी रहे, जिससे गेम ऑफ थ्रोन्स हो गई। कभी शेख मुजीबुर रहमान बनने की धमकी, कभी इधर तुम उधर हम के नारे, कभी आजाद पश्तूनिस्तान, कभी सिंधु देश, कभी इंतखाबात चुराने का इल्जाम, कभी मिसिंग पर्सन्स का ड्रामा, कभी फंडेड जलसे, कभी बैरूनी एजेंडे। ये सब क्यों भाई? एक सिंपल लफ्ज, एक लफ्ज, क्यों? क्यों आप इस बूट को गंदा करने के दर पे हैं? आज आप बताइए। और आज ये सियासतदान इस बूट को टीवी शोज में भी लेकर आ जाते हैं। हद ही नहीं हो गई जैसे। देखिए जरा, ये कौम के नुमाइंदे हैं, ये हैं तब्दीली का निशान, ये हैं इमरान खान साहब के खिलाड़ी फैसल वाडा साहब। ऐसे वज़ीरों से इसके अलावा कोई उम्मीद भी रखी जा सकती है? हरगिज़ नहीं। ये कोई फ़ौज की इज्जत और वक़ार में इजाफा नहीं कर रहा था बंदा बैठ के। ये फ़ौज जैसे इदारे को उसी तरह बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे हर हुक्मरान ने अपनी सियासी नाकामी के बाद फ़ौज को ज़िम्मेदार ठहराने की कोशिश की, जैसे हर हुक्मरान ने अपनी नाकामी का मलबा फ़ौज पर डालने की कोशिश की, जैसे हर करप्ट शख्स ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए कि जी हम तो काम करना चाहते थे लेकिन हमें काम करने नहीं दिया जा रहा था, साजिशें की। फैसल वाडा का शुमार भी उन्हीं अफराद में होता है। ये हमारे सियासतदान
ये हमारे अवामी जमहूरी नुमाइंदे इन सब खेल तमाशों से आखिर कब बाहर निकलेंगे? फैसल वाडा साहब ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने वोट फौज के कहने पर दिया। यही तो नवाज शरीफ का बयानिया था, यही था ना उनका बयानिया कि फ़ौज सियासत में मुदाखलत करती है। क्या ये हैं नए पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स? एक ही इदारा है आपका, उससे भी बदनाम कर दें। और ख़ुद फैसल वाडा कौन है भाई, कौन? कभी पिस्तौल उठाकर पुलिस के कामों में दखल देते हैं, कभी कचरे के ऊपर कुर्सी लगाकर इंतखाबी मुहिम करने लग जाते हैं, और उसके बाद सालों अपने हलके में नज़र नहीं आता है भाई जिसका नाम है फैसल वाडा। अपनी दोहरी शहरियत से मुतालिक कोई जवाब इनके पास होता नहीं है। शादियां करते हैं फिर छुपाते हैं ऐसे जैसे शादी नहीं की, कुछ जुर्म कर दिया हो। निकाह भी कुछ छुपाने वाली चीज़ है। खुद एक मुतनाज़ तरीन शख्सियत रखने वाले सियासतदान दूसरों पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्क की सालमियत के इदारे की भी इस तरह बेहुरमती कर रहे हैं। इस मुल्क में कोई भी सियासतदान इस बहस से बाहर ही नहीं आता। किसी को गैर जमहूरी कहना हो तो बूट पॉलिशिया कह दो, किसी ने खुद को जमहूरियत पसंद साबित करना हो तो बूट वालों के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू कर दो। किसी ने जमहूरियत की तारीफ ये नहीं कि जी आप अपनी ही फौज को गाली दे दो। किसने कही जमहूरियत की तारीफ है? हाँ, या अपनी फौज पर इल्ज़ाम लगा दो ये जमहूरियत की तारीफ है। जो ये बताते हैं जमहूरियत में अवाम अहम होती है। जमहूरियत का जमहूर क्या होता है? अवाम। बेचारी अवाम को ये भी नहीं पता होगा कि जमहूर का क्या मतलब है। आपने बताया ही नहीं कभी प्रैक्टिकली। ये बूट जो पहनता है वो इस मुल्क के दिफा के लिए पहनता है। ये बूट कभी खून में भरा हुआ मिलेगा तो कभी धमाके के मलबे में पड़ा हुआ मिलेगा। कभी सोचा आपने? एहसास है आप लोगों को? इस बूट को पहनने वाला अपना सब कुछ इस वतन पर कुर्बान कर देता। इस बूट को पहनने वालों को बदनाम मत करें। ये तमाशा कब तक चलेगा और क्यों कर रहे हैं? मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती। क्यों आप लोग कोई मस्बत सियासत नहीं करते? कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र ही नहीं आती दूर दूर तक आप लोगों की सियासत। क्यों आप लोग अपनी नाकामियों का सेहरा किसी और के सर डालने पर बाजिद हैं? नलायकी की ना हद हो गई भाई। एक नलायकी करते फिर मानते नहीं है, फिर कहते हैं उसकी वजह से हद ही हो गई भाई। क्यों आप फौज को सियासत में घसीट कर उसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं? नवाज शरीफ साहब ने पूरी सियासी इंतखाबी मुहिम फौज के खिलाफ की, क्या मिला? हार गए। हारने के बाद भी अपने शिकस्त का जिम्मेदार फौज को ठहराने लगे। लेकिन सबूत ना पहले दिया ना बाद में। सबूत तो नवाज शरीफ ने अदालतों में भी नहीं दिए थे। जरदारी साहब ईंट से ईंट बजाने की बातें करते थे, बाहर चले गए। जब मुकदमात का सामना करना पड़ा तो फिर किसी ना किसी तरह फौज को निशाना बनाते रहे। क्यों भाई? सबूत कोई एक जवाब तो दो। जमहूरियत का मतलब किस मुल्क में ये है जो आप जैसे सियासतदान इस कौम को बताते हैं, पढ़ाते हैं? आप माने कि फौज को हर बार मार्शल लॉ लगाने के लिए मजबूर आप जैसे सियासतदानों ने, क्या निकम्मे सियासतदान, नालायक सियासतदान, फिर अपनी गलती नहीं मानते, ढीठ सियासतदान डिटाई की मिराज पर रहेंगे। क्यों आवाम इन जैसे सियासतदानों से मायूस है? सॉरी टू से अक्सर आवाम जो ना मायूस भी नहीं, मुतनफ़िर है। मुतनफ़िर का मतलब तो समझते होंगे ना आप लोग। एक और क्लिप है, रज़ा हमारे पास चलाइएगा ज़रा। ये तो इनकी संजीदगी का मयार है, ये इनका तर्ज सियासत समझ लें। एक सियासतदान दूसरे सियासतदान को गाली दे, एक सियासतदान दूसरे सियासतदान पे ज़ाती हमले करे, पार्लियामेंट को अपने मुकदमात के दिफा में इस्तेमाल करे, एक दूसरे को बूट पॉलिशिया कहे, अपनी नाकामी को फ़ौज की साजिश कह दे, एक दूसरे को गद्दार कह दे, और जब कुछ नहीं बचे, जब कोई रास्ता नज़र ना आए तो ये तमाम लोग आपस में मिल जाएं, एक हो जाएं और एक ही राग अलापते रहें। जमहूरियत को खतरा है, जमहूरियत को खतरा है। कैसा खतरा? तुम लोग खुद खतरा हो। ये हमारे मुल्क में जमहूरियत का हाल। सिंध में अस्पताल नहीं है, किसकी साजिश थी? किसने कहा कि अस्पताल ना बनाना? तालीम नहीं है, किसने साजिश की तालीम के खिलाफ? किसने कहा था स्कूल कॉलेज ना बनाना? अरबों का बजट नजर नहीं आता, कहाँ जाता है? वो भी किसी की साजिश है। कोई साजिश ही ले उड़ता है। किसकी साजिश? जाली अकाउंट्स किसकी साजिश है? कराची का कचरा किस साजिशी ने फेंक दिया आके कराची में? करंट लगने से लोगों की अमवात किसकी साजिश है? थर में ग़िज़ाई किल्लत है, किसकी साजिश है? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से मुस्तफ़ीद होने वाले ब्यूरोक्रेट्स किसकी साजिश हैं? पनामा स्कैंडल किसकी साजिश है? लंदन के अपार्टमेंट जिसके बारे में हसन नवाज कहे कि वो किराए के हैं, बाद में ज़ाती निकलें, वो किसकी साजिश है?
इसहाक डार की बीमारी किसकी साजिश है? शहबाज शरीफ के बेटे फरारी, ये किसकी साजिश है? 30,000 अरब से जायद का कर्जा लेने के बावजूद हर सरकारी इदारा नुकसान में है, ये किसकी साजिश है? मुल्क की सड़कें और इमारतें गिरवी, किसकी साजिश है? 3 बार इक़्तिदार लेने के बावजूद जमहूरियत के नाम पर अवाम को कुछ ना मिला, ये भी किसी की साजिश होगी यकीनन। बदहाल सिंध, साजिश ही होगी भाई। लाहौर को पंजाब का नाम देना और लाहौर को बल्कि पेरिस कह देना, पंजाब को पेरिस कह देना और लाहौर का नाम पंजाब रख देना थोड़ा बहुत बेहतर करके, ये किसकी साजिश है? शहबाज शरीफ के मुकदमात, वो भी किसी की साजिश ही होंगे। शराब की बोतल से शहद और जैतून निकल आएगा, यकीनन साजिश होगी। मुसलसल इक़्तिदार में रहने के बावजूद मुल्क दिवालिया होने के करीब हो गया, ये भी साजिश होगी कोई। इंतखाबात में जो सियासतदान हारता है वो इंतखाबात को मानने से इनकार कर देता है, ये किसकी साजिश है? मौलाना फजलुर रहमान 10 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, काम कुछ नहीं किया, किसकी साजिश है? अब ये फवाद चौधरी, कभी फैसल वाडा जैसे जितने भी लोग हैं इदारों को, वजारतों को बदनाम कर रहे हैं, किसकी साजिश है? ये साजिशें हैं, किसने की? खुद इन लोगों ने, खुद करते हैं अपने साथ। इन लोगों को दुश्मनों की क्या ज़रूरत है? ये अपने लिए बहुत बड़े दुश्मन है। ये तो वो लोग हैं कि सामने को बॉम्ब पड़ा ना खुद जाके पाँव रख देंगे, धमाका। इनको किस दुश्मन की ज़रूरत है? ये खुद दुश्मन है अपने आप के। अब देखें ना तब्दीली के चेहरे, अगर फवाद चौधरी हो, ये फैसल वाडा हो, वो फयाजुल्लाह से, तो मैं क्या कहूँ? मुझे तो एक भारत की फिल्म याद आ गई, 3। अब मैं कुछ कहूँगी तो बुरी लगूंगी, आप समझदार हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे फैसल वाडा साहब की, जो कि बूट उठा के एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में चले गए और पता नहीं क्या साबित करना चाह रहे थे। खैर, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले भी बोला कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने दुश्मन आप होते हैं। और मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सामने बॉम्ब पड़ा होता है, जाके खुद अपना पाँव रख देते हैं और बॉम्ब फट जाता है। यानी ऐसे लोग, अभी हमारी जो एक गवर्नमेंट है, पीटीआई की गवर्नमेंट है, तब्दीली गवर्नमेंट है, जो कि तब्दीली के ख्वाब दिखाकर आए थे, वोट लिया। अब तब्दीली ऐसे लोगों के साथ अगर आएगी तो मैं हैरान हूँ, या फिर ऐसे लोगों को तब्दील कर देते फिर शायद कोई उम्मीद हम रख सकते हैं। फैसल वाडा साहब का रवैया कैसा है, इस पर हुकूमती मौक़िफ़ क्या है, ये हम जानेंगे। मैं मेहमानों से तारुफ करवाऊँगी, लेकिन अभी हमारी टीम ने एक मोन्टाज तैयार किया, ज़रा चलाइएगा जी। तो आपने देखा, मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ। पीटीआई से फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर वॉर्म वेलकम। एनालिस्ट ने शहजाद चौधरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं सर, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान भी हमारे साथ मौजूद है। सदीक, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तो नकवी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये आपका एक शॉर्ट भी चला था, इस पर भी बात करेंगे। बड़ा ये अहम इशू है कि आखिर सिंध हुकूमत अगर IG तब्दील करना चाहती तो वफाक को इसमें क्या मसला हो सकता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा फैसल वाडा साहब की तरफ आ जाते हैं। क्या हरकत की उन्होंने, ठीक लगी आपको? क्या किया, क्या सोच के किया? जी देखिए, मैं कई दफ़ा और कई प्रोग्रामों में ये बात कह चुका हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक वाहिद इंस्टीट्यूशन है जिसे हम पाक फ़ौज कहते हैं, और इस वक्त वो मुल्क की सलामती का सिंबल है। और हमें इस इंस्टीट्यूशन के बारे में जब भी बात करें बड़े मुहतात होकर करना चाहिए, इससे कि अगर हमारे दुश्मन किसी चीज़ से खौफज़दा हैं तो हमारी इस फ़ौज की सलाहियतों से खौफज़दा हैं। हम बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज कर देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी मुल्क की सलामती का मसला है। मैं समझता हूँ फैसल वाडा साहब को बूट नहीं लाना चाहिए था, और उन्होंने आज उसकी जस्टिफिकेशन हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में दी है कि उनका मकसद फ़ौज की तस्लील नहीं था, उन लोगों को दिखाना था जो माजी में बूट, और जो से आपके प्रोग्राम में आप कह रही थी कि किस तरह घसीटा गया है सियासत में, तो वो भी। लेकिन 2 wrongs डोंट मेक अ राइट। सो मैं ये समझता हूँ कि हम सियासतदानों को सिंबलिज़म से ज़्यादा हमें अपनी ज़बान, जहानत और फरासत का इस्तेमाल करके लोगों को दलील से कायल करना चाहिए। इस किस्म की सिंबलिज्म से कोई फ़ायदा नहीं होता। शहजाद चौधरी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। कैसे देखते हैं फैसल वाडा साहब की खुद साख्ता जहानत को? क्या किया उन्होंने, क्यों किया? जैसा नकवी साहब भी बता रहे हैं, हुकूमती जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नकवी साहब कह रहे हैं जी कि उन्होंने मतलब कुछ लोगों को दिखाने के लिए किया। तो क्या आपको लगता है कि बड़ी जहानत का मुजाहिरा किया? देखिए, मैं क्या समझता हूँ, PMLN और PPP ने बहुत फहम और फरासत का मुजाहिरा किया, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए।
दूसरा ये कि फैसल वाडा के ये जो स्टेप में उसका शायद जैसे कहते हैं ना मॉर्निंग आफ्टर उन्होंने अगर सोचा है तो उसके बारे में क्या सोचा है, अगर वो इसको भी डिफेंड करेंगे तो फिर तो उनकी अपनी सोच है, लेकिन मेरे ख्याल में कोई पाकिस्तानी इसको किसी सूरत भी इसकी पजीराई नहीं कर सकता। इस काम से क्या पाकिस्तानियों के मसाइल में किसी किस्म की कमी हुई, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को कराची की, वो उनके मसाइल में कुछ कमी हुई, क्या कराची के हालात बेहतर हुए, क्या कराची की सफाई का मसला बेहतर हुआ, पाकिस्तान भर में कहीं फ़ायदा पहुंचा, वगैरह वगैरह। तो ये कहने की बातें ये हैं कि जब जाते हैं असेंबली में तो असेंबली में आवाम के मसाइल हल करने जाते हैं। जब ये डिस्कोर्स करते हैं आके टेलीविजन पे टॉक शोज में, तो ये पाकिस्तानी आवाम के मसाइल का हल जो होता है उसको पेश करने की कोशिश इनकी होनी चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं उनके लिए। और अगर ये बूट रखने से या जूता ले जाने से या इस किस्म की गुफ्तगू से अगर उनका ख्याल है कि इसमें किसी किस्म की कोई अफादियत है और कोई आसानी है और हिकमत है, तो फिर तो मैं क्या कहने। लेकिन जाहिर है कि ज़्यादा लोग, जैसा नकवी साहब कह रहे थे, मेरे हाल में बहुत समझदार और बहुत ज़्यादा लोग सब इसी लेवल के लोग हैं जो कि पाकिस्तान का दर्द रखते हैं और आवाम का दर्द रखते हैं, वो इससे किसी तरीके से भी एग्री कभी नहीं करें। ठीक है जी, सदीक आपकी तरफ आना चाहूँगी। आप इस्लामाबाद में हैं, शहर इक़्तिदार में हैं, वहाँ पे ज़्यादातर सियासतदान होते हैं, बहुत से तजियाकार वहाँ पे होते हैं जिनके साथ आपका उठना बैठना है। उनका क्या मौक़िफ़ आया, वो क्या कहते हैं, मतलब ये हुआ क्या? आप यकीन जानिए, जब मुझे किसी ने क्लिप भेजा तो मैं भी हैरान हो गई। प्रोग्राम नहीं देख सकी टीवी पर, तो मैं हैरान होगी क्या किया इन्होंने, क्या सोच के किया है। मतलब जब भी हम कुछ करते हैं हम कुछ सोच के करते हैं ना, क्या किया इन्होंने? देखें, बात यह है कि इस हुकूमत को 16-17 माह हो गए और अब जिसे कहते हैं ना कि एनफ इज़ एनफ, बहुत हो गया ये कहना कि जी पिछली हुकूमतों ने ये कर दिया, पीपल्स पार्टी लूट के खा गई, नून लीग ने लूट मार की, और ये जो काम ये कर रहे हैं ना, ये अपोजिशन करती हुई चलो किसी हद तक बंदा कहता भी है हुकूमत को मैच्योरिटी के साथ काम करना पड़ता है, जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ता है, और वो एक वफाकी वजीर हैं, और ना सिर्फ वफाकी वजीर हैं बल्कि इमरान खान साहब के जो करीबी साथी हैं उनमें से उनका शुमार होता है। तो अब लोग देखें, आज से ये इस वाक़े से पहले आप 2-3 दिन पीछे चले जाएं, एक थोड़ा सा माहौल ऐसा बन गया था कि चलो ठीक है, अब जिन चीज़ों पे कानून साजी होनी चाहिए आवाम के हक़ में, उस पर अपोजिशन भी हुकूमत के साथ है, हुकूमत भी करना चाहती है, और आप डिलीवर करें, आप अपनी गवर्नेंस पे तवज्जो दें। देखें, लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अभी शहजाद चौधरी साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की कि क्या कराची के लोगों के मसाइल हल हो गए हैं बूट टेबल पे रखने से। देखें, ये ठीक है, ये किस तरह की मतलब आप चीज़ें कर रहे हैं। आप अब लोगों को जवाब दें कि आपको 16-17 माह हो गए हैं, लोग महंगाई से जो मुतासर लोग हैं, जो गवर्नेंस मांग रहे हैं, जो पुलिस इस्लाहात मांग रहे हैं, जो चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में आप इस्लाहात लाएं, जो चाहते हैं कि इंसाफ करें, जो चाहते हैं कि आप 50 लाख घर बनाएं, जो चाहते हैं कि आप नौकरियां दें, तो लोग इन चीज़ों पे आप सवाल कर रहे हैं। बहुत हो गया आज भी। और मैं आपको एक ये बता दूं कि हुकूमत के अपने अंदर के लोग 70 to 80% इस चीज़ की मजम्मत कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों की मजबूरियाँ होती हैं, वो शायद टीवी पे आगे उन सख्त अल्फाज में मजम्मत नहीं कर रहे, वरना हुकूमत के अपने लोग 70 to 80% समझते हैं कि उनको ये नामुनासिब बात है, ये नहीं करना चाहिए था। हाँ, जो नून लीग कर रही थी वो भी नामुनासिब है कि हर चीज़ के इल्ज़ाम वो फौज पे लगा रहे थे। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि नून लीग, ये आज ये सारा माहौल क्यों बना हुआ है कि नून लीग के अपने कारकुन उनको गालियाँ दे रहे हैं, उनके अपने MNAs गुत्तम गुत्ता हैं। आपको मैं बताऊँ, कल ये सिचुएशन थी पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली के इजलास के दौरान कि नून लीग के अपने लोग जो है वो एक तरह से वो कर रहे थे कि अगर ख्वाजा आसिफ और शाहिद खान अब्बासी आमने सामने आए तो एक दूसरे के साथ हाथापाई होगी जाएगी। इस हद तक हालात उनके अंदरूनी तौर पर ख़राब हो चुके हैं कि जो इस वक्त उनके अंदर सिचुएशन चल रही है, तो वो खुद आपस में लड़ रहे हैं, उनके कारकुन उनको गालियां दे रहे हैं, क़यादत उनके सवालों का जवाब नहीं दे रही। नून लीग पूरी कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना ज़्यादा उनका आपस में हालात ख़राब हो अंदरूनी तौर पर। तो आपने ये चीज़ करके एक दफ़ा फिर तोपों का रुख जो है वो अपनी तरफ कर दिया, तो ये नामुनासिब था, उनको ये नहीं करना। अच्छा नकवी साहब, मुझे बड़ी हैरत होती है कि हर शहर में ना एक आधा ज़हीन पाया जाता है PTI का, जो कि तब्दीली को रिप्रेजेंट कर, अच्छी खासी तब्दीली के, मैं उस तब्दीली को क्या डिफ़ाइन करूँ, आप नाराज़ ही ना हो जाएं। फवाद चौधरी साहब को देख लें, फैसल वाडा साहब को देख लें, फ़याज़ुल हसन चौहान को देख लें। वो एक मूवी याद आ गई मुझे, इंडिया की मूवी थी आमिर खान की 3, आगे आप खुद ही देख लें क्या नाम था उस फिल्म का। ये चौधरी, वाडा और चौहान का कॉम्बिनेशन, आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन से ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है आपकी गवर्नमेंट के लिए? यानी आपको ऑपोजिशन की, मुखालिफिन की ज़रूरत नहीं है ये चौधरी, वाडा और चौहान के होते हुए। जी देखिए, मैं आपके इस सवाल का जवाब यूँ दे सकता हूँ कि इस वक्त हमने जो जो कारनामे किए हैं उनको वक्त है कि हम आवाम के सामने उजागर करें।
सबसे बड़ा कारनामा जो मैं समझता हूँ इन 16 माह का है कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा था और बड़ी मेहनत करके वज़ीर आज़म साहब ने इसको डिफ़ॉल्ट से निकाला और इकॉनमी को मुस्तहकम किया। आपको याद है कि स्टॉक मार्केट पे गदर आ गया था और लोग कहते थे तबाह कर दिया। आज वो स्टॉक मार्केट 21 माह के हाई पे है। इसी तरीके से जो एहसास कफ़ालत का प्रोग्राम है, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर सानिया निश्तर काम कर रही हैं और जो कामयाब नौजवान है या हुनरमंद पाकिस्तान है, ज़बरदस्त काम है। जो प्राइम मिनिस्टर की यूनाइटेड नेशंस की स्पीच है वो फ़कीदुल मसाल है और उसकी पूरी दुनिया ने तारीफ़ की है। इस हद तक तारीफ़ हुई है कि लोग जिस दिन यूनाइटेड नेशंस की तकरीर हुई है तो उसके बाद लोग ये कहते थे अब इमरान खान की हुकूमत ख़तरे में आ जाएगी, जिससे कि मगरबी ताकतें इनको अब बर्दाश्त नहीं करेंगी इनकी। चलें ठीक है, आपने बहुत अच्छी तारीफें की इमरान खान साहब की। ठीक, अब मुझे बताइए, ठीक है शहजाद चौधरी साहब, ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से आने के बाद आपसे पूछूंगी कि क्या एक कप्तान अकेला कुछ कर सकता है अगर टीम में इतने निकम्मे शामिल हों? मैं आपको नहीं कह रही नकवी साहब, कुछ निकम्मों का जिक्र करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। मेहमानों का दोबारा तारुफ करवाती हूँ। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शहजाद चौधरी साहब और सदीक जान। शहजाद साहब आपके लिए सवाल छोड़ा था मैंने ब्रेक पे जाने से पहले, अब दोबारा मैं ज़रा दोहरा देती हूँ जो लोग नहीं सुन सके कि कप्तान अकेला क्या कर सकता है जब तक टीम ही काम ना करना चाहे। ठीक है, हमें इमरान खान साहब की जो वतन से मोहब्बत है, पेट्रोटिक फीलिंग्स है, ईमानदारी है, लॉयल्टी है, सिंसारिटी है, उस पर कोई शक नहीं है, कोई शुकूक शुबहात नहीं है। लेकिन उनकी टीम में जो निकम्मे बैठे हुए हैं वो कप्तान साहब को परफॉर्म करने देंगे? जी, आपने कहा कि कप्तान को क्या कर सकता है अकेला। कप्तान बहुत कुछ कर सकता है। कप्तान सबसे पहले अपनी टीम को अपने कंट्रोल में कर सकता है, अपने काबू में करे, अपनी पार्टी को अपने काबू में करे, जो टास्क दिया है अपने वज़रा को उसका ध्यान करे कि वो काम कर रहे हैं सही तरीके से, कुछ जो उसने अहदाफ है हासिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर उसके बाद अपने इत्तेहादियों को अपने साथ लेके चले। तीसरा ये कि गवर्नेंस जो है और ख़ासतौर पे पंजाब की, उसको बेहतर अंदाज में लेके चले और उसको असल में स्टार्ट करे। अभी गवर्नेंस का काम शुरू नहीं हुआ, वो करे, ये किया जा सकता है। अगर ये सब कुछ हो रहा होगा तो हमें लगेगा कि एक गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है और वो अपना काम कर रही है। जब ये सब कुछ नहीं होता तो यूँ लगता है कि गवर्नमेंट है ही कोई नहीं, और फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये मुल्क बगैर गवर्नमेंट के चल सकता है तो फिर हमें ये गवर्नमेंट इतनी महंगी रखने का और इतने बड़े अखराजात करने का फायदा क्या है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट जरूरत होती है, गवर्नमेंट का एक पूरा स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट करता है उसका मकसद होता है, लेकिन जो डिलीवर ना करे उसको मेरे ख्याल में इस तरफ जरूर देखने की जरूरत है कि वो डिलीवर क्यों नहीं हो पा रहा। आपकी बात से मुझे ये समझ आई कि मैंने टीम के हवाले से बात की, लेकिन आपने ये बताया कि कप्तान साहब ही सही शायद मैनेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि कप्तान साहब चाहें तो अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, ये पुअर मैनेजमेंट कह सकते हैं। ठीक है, देखे ना लाहौर में और कराची में अगर जो है कचरा नहीं उठाया जा रहा, मैं इस पे कुछ कह सकता हूँ। जी नकवी साहब कहिएगा, फिर मैं कराची की तरफ ही आ रही हूँ। जी चौधरी साहब, नकवी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मैं कह रहा हूँ कि ये देखिए, जब तक ये कराची और लाहौर का कचरा नहीं उठ सकता तो साउथ पंजाब में और सिंध रूरल सिंध में जाने की तो बहुत दूर की बात। ठीक है जी नकवी साहब। जी, मैं शहजाद साहब ने प्रिंसिपली जो बात कही मैं उससे डिसएग्री तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक चीज़ की निशानदही पूरी कौम को आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से करना चाहता हूँ। जी देखिए, टीम सिर्फ सियासतदानों की नहीं है, टीम के साथ एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए ब्यूरोक्रेसी है मौजूद, और इनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस के तौर पे जुडिशरी भी मौजूद है। ठीक, अगर ये दोनों चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल्ड हैं बाय अपॉइंटीज ऑफ द प्रीवियस रिजीम्स और वो फुल टाइम रेजिस्टेंस दे रहे हैं तब्दीली को, तो सिर्फ इमरान खान की टीम को इल्ज़ाम देना दुरुस्त नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि हाँ, चलिए नकवी साहब, आपकी गुफ्तगू से मैं एक अगला सवाल निकालना चाहूंगी। ठीक, अक्ल व फहम व फरासत जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ही पूछना चाह रही थी, आपने ब्यूरोक्रेसी की बात की, पुलिस ब्यूरोक्रेसी, ये कुछ चीज़ें मुझे याद आ गई। सिंध हुकूमत अगर आईजी तब्दील करना चाहे तो विफाक को क्या मसला हो सकता है? हम देखते हैं वहाँ पे तो पूरे ब्यूरोक्रेसी को तब्दील कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बुजदार साहब है। पंजाब की बात करें तो सिंध में क्या बल्ला मिसिंग है, बुजदार मिसिंग है, इसलिए सिंध वालों को इजाज़त नहीं।
नहीं, मेरे ख्याल से फिजा ये आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जी जी, क्या नकवी साहब को मैं नहीं सुन पा रही? ठीक है, सब नहीं सुन पा रहे। आपने रिक्वेस्ट लगता है कोई ऐसी वैसी करनी थी कि बस आपकी रिक्वेस्ट ही नहीं सुनाई दी। जी नकवी साहब, क्या रिक्वेस्ट करने जा रहे थे आप मुझसे? जी मैं फिर जोर से बोल लेता हूँ। अब आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि सिंध असेंबली में 3 माह पहले ही पुलिस रिफॉर्म का एक कानून पास किया है। उसके आर्टिकल 11 और 12 जो हैं वो आईजी पुलिस की तकर्री और उसके रिमूवल के बारे में है। जो आर्टिकल 12 है वो रिमूवल के बारे में, वो कहता है कि आईजी को हटाया जा सकता है लेकिन उसके लिए वफाक के साथ मशावरत ज़रूरी है। अच्छा। और जो भी हुकूमत उसको अलहदा करना चाहती है, चाहे वो वफाक हो या वो सूबा हो, उसको वो कंपेलिंग रीजंस लिख के देने पड़ेंगे कि जिसकी बुनियाद पे वो उसका रिमूवल चाहती है। और इस मशावरत के अमल के बाद ही जो है वो आईजी पुलिस को हटाया जा सकता है। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि सिंध हुकूमत पुलिस पब्लिक सेफ्टी कमीशन में अपने चार्जेस भेजे और सिंध पब्लिक पुलिस सेफ्टी कमीशन आईजी को वो चार्जेस भेज के उनसे जवाब तलब करे और उनको मौका दे कि वो इन चार्जेस का दिफा कर सकें या जवाब दे सकें। ये दोनों तरीक़ेकार जो हैं हमें नज़र नहीं आए कि फॉलो किए गए। और मैं सईद गनी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर रिएक्ट कर रहा था। दूसरी चीज़, अपॉइंटमेंट के तरीके में सईद गनी साहब ने कहा कि वफाक अब हमें 3 नाम भेज दे। हम वफाक को 3 नाम भेज रहे हैं, उसमें से वफाक चुन ले, जबकि तरीक़ेकार आर्टिकल 11 में उल्टा अच्छा चलिए ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है क्लोजिंग के लिए। वफाक 3 नाम भेजेगी और सिंध के वजीर आला किसी एक नाम को चुन ले। ठीक है। अच्छा सदीक, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे बड़ी हैरत होती है जब बड़ा सीनियर सियासतदान है, मैं बड़ा रिगार्ड करती हूँ, नकवी साहब आपका भी, तमाम सीनियर सियासतदान जो अच्छी बात करते हैं, बैलेंस बात करते हैं। मुझे समझ नहीं आती जब आप लोग आके बताते हैं कि ये चीज़ वो चीज़, आपके हाथ में एक पर्चा होता है, वो जो आपके मुखालिफिन होते हैं, जो बाज़िद होते हैं, वो कैमरे पे कुछ और कह रहे होते हैं, आप कुछ और कहते हैं, सब लोगों को चीज़ समझ नहीं आ रही होती। ये जो आप पढ़ के सुना रहे हैं ये पीपल्स पार्टी को समझ नहीं आ रहा। सदीक क्या कहेंगे, क्या कन्फ्यूजन होती है और क्यों होती है? देखिए मसला यह है, पीपल्स पार्टी की एक तारीख है। आप देखें एडी ख्वाजा साहब के ख़िलाफ़ 4-5 बार उन्होंने कोशिश की और एडी ख्वाजा साहब को उन्होंने हटाया। और फिर बातें भी सामने आई कि एडी ख्वाजा साहब को इसलिए हटाया कि वो जरदारी साहब की शुगर मिल्स का मामला था और इसलिए एडी ख्वाजा साहब को हटाया। और मसला ये है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो भी सूबाई हुकूमत हो, अगर वो ये समझती है कि वहाँ का जो पुलिस का हेड है, जो चीफ है, जो पूरे सूबे की पुलिस को देख रहा है, वो डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो वो तब्दील, वो उनका इस्तेकाक है, होना चाहिए। लेकिन मसला कहाँ पर है? मसला ये है कि अगर ये हमें एतबार होता, ये एतमाद होता कि सिंध हुकूमत सच बोल रही है और उनके दिल में आवाम की दर्द इतनी जाग गई है कि आप वो चाहते हैं कि पुलिस ऑफिसर बहुत ज़्यादा डिलीवर करे। भाई अगर ये आपका क्राइटेरिया है तो आपने अपने वजीर कितने हटाए हैं? आप खुद क्या कर रहे हैं? आप सिंध के अंदर आपने खुद क्या किया है? आपकी हुकूमत ने क्या किया है? आपके वज़रा ने क्या किया है? आपका मसला ये है कि जब आपके ज़ाती इशूज़ होते हैं, आपके ज़ाती मामलात होते हैं, जब पुलिस आपका कहना नहीं मानती, जब आईजी आपके कहने पे इक़दाम नहीं करता, तो आप उसको हटा देते हैं। अगर बिल्कुल उसी तरह जैसे हम MQM के बारे में ये कहते हैं कि अगर हमें ये एतमाद होता कि MQM वाकई कराची के मसाइल की वजह से अलहदा हो रही है, तो हम कहते हैं कि क्या बात है, क्या नज़रिया है, क्या असूल हैं, क्या ज़मीर है इनका। लेकिन मसला ये नहीं होता, ये चीज़ें दिखावे के लिए होती हैं। जो सईद गनी साहब ने जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये सिर्फ बातें हैं, असल मामलात सबको पता होते हैं। ठीक है, 1 मिनट है क्लोजिंग के लिए। चौधरी साहब, मैं आपका कमेंट भी चाहूंगी इस पर। शायद चौधरी साहब हमें नहीं जी, चौधरी साहब हमें सुन पा रहे हैं शायद। नकवी साहब चले आप दे दें आखिरी कमेंट, 1 मिनट आपका हुआ। जी, मैं ये समझता हूँ कि जो कहा जा रहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा जा रहा है। सिंध की पुलिस और यहाँ की क्राइम सिचुएशन क्यों ख़राब है? थाने जो हैं बिकते हैं, और जब बिकते हैं तो उसके पैसे आईजी पुलिस को नहीं जाते, वो उन सियासतदानों को चाहते हैं जो उन SHOs को लगवाते हैं।
सिंध की पुलिस के अंदर पॉलिटिकल भर्तियां होती हैं। सिंध की पुलिस माजी में उसी तरह इस्तेमाल की गई है इलेक्शन के लिए जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन कराची में इलेक्शन जीतते थे। बाकायदा ठप्पे लगाने की मशीन बन जाती है और उनको बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ होती है उन लोगों को जो ठप्पे लगा रहे होते हैं। जो इस वक्त अपोनेंट्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको पुलिस के ज़रिए दबाया जाता है, विक्टिमाइज किया जाता है। पुलिस को उसका फंक्शन इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करने नहीं दिया जा रहा। और कोई भी आईजी आप ले आइए, वो सारे आईजीज जो हैं वो नाकाम होंगे जो रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। इससे कि जो रूल ऑफ लॉ चाहता है वो किसी के पर्सनल रूल के तहत नहीं बैठेगा। और यहाँ सिंध में आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो राजा बने बैठे हुए हैं, चलें फरियाल तालपुर जो हैं वो रानी बने बैठे हुए हैं। ये इन्हीं ने इसको अपनी ज़ाती ममलिकत समझा हुआ है। ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को नहीं रिप्रेजेंट करते। देयर वर्ड इज लॉ। चलिए ठीक है, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। फिरदौस में नकवी साहब, शहजाद चौधरी साहब और सदीक जान, आप सबका बहुत शुक्रिया। अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की जिंदगी ने वफा की। दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।